समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड और इससे जुड़े विभिन्न पहलू। परिचय, इंट्रोडक्शन। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड माइनस यूसीसी भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करने की संकल्पना है, जिसमें धर्म, जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इसका मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समानता स्थापित करना है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। हालांकि ये विषय विवादास्पद बना हुआ है क्योंकि ये विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित कर सकता है। 1. समान नागरिक संहिता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना जो निम्नलिखित मामलों को कवर करता है। 1. विवाह और तलाक, मैरिज और डिवोर्स। 2. उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स। 3. गोद लेना और संरक्षकता, अडॉप्शन और गार्डियनशिप। 4. भरण पोषण और गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस और एलिमोनी। वर्तमान में इन मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉज लागू होते हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन सभी को हटाकर एक समान कानून लागू करना है। 2. समान नागरिक संहिता का संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर यूसीसी। अनुच्छेद 44। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि यह एक निर्देशात्मक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी -DPSP है, जिसका पालन करना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। 3. भारत में वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया। हिंदू कानून, हिंदू लॉज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह और तलाक के नियम बनाए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। हिंदू कानूनों में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया गया है। बी. मुस्लिम कानून, मुस्लिम लॉज। मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरियात के तहत विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम अलग अलग हैं। ट्रिपल तलाक को 2019 में अवैध घोषित किया गया था। सी. ईसाई और पारसी कानून, क्रिश्चियन और पारसी लॉज। ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 लागू हैं। उत्तराधिकार के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होता है। 4. समान नागरिक संहिता की आवश्यकता, नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। 1. लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यूसीसी के लागू होने से महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। 2. राष्ट्रीय एकता और अखंडता, नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी। सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने से सामाजिक एकता बढ़ेगी, सांप्रदायिक विभाजन और विवाद कम होंगे। 3. संविधान के मूल्यों का पालन, एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा मिलेगा। 4. वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता कम होगी। एक समान कानून होने से कानूनी प्रक्रिया सरल होगी। 5. समान नागरिक संहिता के विरोध के तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। 1. धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कई समुदायों को लगता है कि यूसीसी से उनके धार्मिक कानूनों पर हमला होगा। 2. सांस्कृतिक विविधता को खतरा, थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। भारत विविधताओं वाला देश है जहां हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं। एक समान कानून लागू करने से सांस्कृतिक परंपराएं प्रभावित हो सकती हैं। 3. राजनीतिक विवाद, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। यूसीसी एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जाता है। कई दल इसका समर्थन करते हैं जबकि कुछ दल इसके विरोध में हैं। 4. व्यवहारिक चुनौतियां, प्रैक्टिकल चैलेंजेस। पूरे देश में एक समान कानून लागू करना आसान नहीं होगा। समाज की मानसिकता बदलने में समय लगेगा। 6. समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न पहलू, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूसीसी। विधायी पहलू, लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट। यूसीसी को लागू करने के लिए नए कानून बनाने होंगे। संसद में इस पर बहस और विचार विमर्श करना होगा। बी. सामाजिक पहलू, सोशल एस्पेक्ट। समाज को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। विभिन्न समुदायों के बीच सहमति बनानी होगी। सी. न्यायिक पहलू, जुडिशियल एस्पेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कई बार यूसीसी लागू करने की सलाह दे चुका है। शाह बानो केस 1985 और सबा इमरान केस 2017 में यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। 7. समान नागरिक संहिता को लागू करने के संभावित तरीके, पॉसिबल वेज टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। 1. चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। पहले विवाह और तलाक के कानूनों में सुधार किया जाए, धीरे धीरे अन्य कानूनों को भी समान बनाया जाए। 2. समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए,
स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के माध्यम से यूसीसी के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। 3. सभी धार्मिक समुदायों से संवाद किया जाए। सरकार को सभी समुदायों से बात करनी चाहिए ताकि सहमति बनाई जा सके। 4. सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सुधार किए जाएं। न्यायपालिका के मार्गदर्शन में यूसीसी लागू किया जाए ताकि कोई संवैधानिक संकट न हो। 8. निष्कर्ष कंक्लूजन। समान नागरिक संहिता भारत में सामाजिक समानता, लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इसे लागू करने के लिए धार्मिक समुदायों की सहमति, कानूनी सुधार और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय समाज को अधिक न्यायपूर्ण, आधुनिक और प्रगतिशील बना सकता है। मौलिक कर्तव्यों की व्यावहारिकता की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए न केवल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बल्कि मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रावधान किया गया है। ये कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि वे देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। हालांकि मौलिक कर्तव्यों की व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी को लेकर कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या ये प्रभावी हैं, क्या इनका पालन किया जाता है, क्या इन्हें अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस लेख में हम मौलिक कर्तव्यों की व्यावहारिकता की परीक्षा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितने प्रभावी हैं और इनके पालन में क्या समस्याएं हैं। 1. मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना माता पिता की जिम्मेदारी बनाई गई। ये कर्तव्य रूस, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। 2. मौलिक कर्तव्यों की सूची, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। 2. राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। 4. देश की सेवा करना और जब आवश्यक हो राष्ट्रीय रक्षा के लिए तत्पर रहना। 5. भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्व समझना और उसे बनाए रखना। 6. समाज में भाईचारा, समानता और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना। 7. पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और दयालुता का पालन करना। 8. वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधारवादी दृष्टिकोण विकसित करना। 9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना। 10. सतत प्रयास से उत्कृष्टता की ओर बढ़ना ताकि देश की प्रतिष्ठा बनी रहे। 11. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने में मदद करना। 3. मौलिक कर्तव्यों की व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ए. सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। 1. नागरिकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे केवल अधिकारों की मांग न करें, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। 2. राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने की भावना लोगों में देशभक्ति और एकता को मजबूत करती है। 3. पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है। ये लोगों को प्रकृति, संस्कृति और वैज्ञानिक सोच की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। 4. सामाजिक सद्भाव और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, समाज में भाईचारे, समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान को अनिवार्य बनाने का प्रयास करता है। 5. अनुशासन और नैतिकता को बढ़ावा, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाते हैं। बी. मौलिक कर्तव्यों के पालन में चुनौतियां, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। 1. मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का पालन अनिवार्य नहीं है और न ही इसके उल्लंघन पर कोई सीधी सजा दी जाती है। इसके विपरीत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। 2. लोगों में जागरूकता की कमी, अधिकांश नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं है। स्कूलों और कॉलेजों में इसके बारे में विशेष रूप से शिक्षण की कमी है। 3. लोग अधिकारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कर्तव्यों पर कम। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को लेकर सजग रहते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का कर्तव्य है, लेकिन लोग संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। 4. सरकार और संस्थाओं की उदासीनता, सरकार भी इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करती। राजनीतिक दल भी इसे चुनावी एजेंडे में शामिल नहीं करते। 4.
मौलिक कर्तव्यों को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव, सजेशंस फॉर मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज मोर इफेक्टिव। 1. शिक्षा प्रणाली में मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य विषय बनाया जाए। स्कूली शिक्षा में नागरिक शास्त्र सिविक्स के तहत मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाया जाए। 2. जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। सरकारी स्तर पर मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाए। 3. कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया जाए। कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए जाएं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा न करने पर दंड, पर्यावरण संरक्षण न करने पर जुर्माना। 4. नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए। अच्छे नागरिकों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य पुरस्कार जैसी योजनाएं चलाई जाएं। 5. सरकार और राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय की जाए। सरकार को मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। 5. निष्कर्ष कंक्लूजन। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि वे न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करें बल्कि देश के विकास में योगदान भी दें। हालांकि इन कर्तव्यों के पालन में कई चुनौतियां हैं, विशेष रूप से जागरूकता की कमी और दंडात्मक प्रावधानों का अभाव। यदि सरकार, शिक्षण संस्थाएं और नागरिक मिलकर इन कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कार्य करें तो भारत एक अधिक उत्तरदायी और जागरूक समाज बन सकता है। मात्र कागजों पर लिखे जाने से बेहतर है कि इन्हें व्यवहार में लाया जाए, तभी इनकी असली सार्थकता सिद्ध होगी। जरूर, यहाँ बिहार से संबंधित प्रश्न और विविध विषयों पर विस्तृत विवरण दिया गया है। बिहार भारत का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य न केवल अपनी समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधारों और प्रशासनिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस लेख में बिहार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। बिहार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार। बिहार का इतिहास प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया जा सकता है। यह राज्य मगध, नालंदा, वैशाली और पाटलिपुत्र जैसी ऐतिहासिक नगरियों का केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध और महावीर ने यही ज्ञान प्राप्त किया, जिससे ये बौद्ध और जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थल बना। मौर्य और गुप्त साम्राज्य का उदय यहीं से हुआ, जिसने भारत को स्वर्णिम युग दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार 1912 में बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना। बिहार की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। बिहार विधानसभा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार की विधानसभा द्विसदनीय बिकैमरल है, जिसमें विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल हैं। विधानसभा में कुल 243 सीटें और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल बिहार का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल चुनता है। प्रमुख राजनीतिक दल। बिहार की राजनीति में प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस (आईएनसी) हैं। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम इन बिहार। बिहार में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायतों को अधिक शक्तियां दी गईं। नगरीय प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। बिहार में नगरीय प्रशासन को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत सशक्त किया गया। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत आते हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे प्रमुख नगर निगम हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ बिहार। कृषि, एग्रीकल्चर। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन और तिलहन प्रमुख फसलें हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे जल जीवन हरियाली योजना, समृद्धि योजना आदि। उद्योग और व्यापार, इंडस्ट्रीज और ट्रेड। बिहार में मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) विकसित हुए हैं। प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प और पर्यटन। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत नए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में सड़क और रेल नेटवर्क का तेजी से विकास हो रहा है। गंगा नदी पर कई पुल बनाए गए हैं, जिससे यातायात में सुधार हुआ है। पटना मेट्रो परियोजना पर कार्य जारी है। बिहार की शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। प्राचीन काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान थे। बिहार में विद्यालयी शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री निश्चय योजना लागू की गई। उच्च शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख संस्थान हैं।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। बिहार की सामाजिक स्थिति, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। ए, जाति संरचना, कास्ट स्ट्रक्चर। बिहार में जाति आधारित सामाजिक संरचना मजबूत है। सामाजिक न्याय के तहत आरक्षण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। बी, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना और आरक्षण नीति के जरिए महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार की संस्कृति और पर्यटन, कल्चर और टूरिज्म ऑफ बिहार। ए, बिहार की प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताएं। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। यहाँ मिथिला पेंटिंग, मधुबानी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। बिहार के लोक नृत्य, झूमर, झिझिया, भिखारी ठाकुर का नाच आदि। बी, प्रमुख पर्यटन स्थल, मेजर टूरिस्ट प्लेसेस। बोधगया, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का स्थान। नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र। राजगीर, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। वैशाली, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। सोनपुर मेला, विश्व प्रसिद्ध पशु मेला। बिहार की प्रमुख योजनाएं, मेजर स्कीम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट। जल जीवन हरियाली योजना, पर्यावरण संरक्षण के लिए। 7 निश्चय योजना, आधारभूत संरचना और युवाओं के विकास के लिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता। कुशल युवा कार्यक्रम, युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए। बिहार से जुड़े विविध प्रश्न, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन बिहार। ए, बिहार कब बना? बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना। बी, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। सी, बिहार में कितने जिले हैं? वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। डी, बिहार का राज्य पशु और पक्षी कौन सा है? राज्य पशु गौर, इंडियन बिसन। राज्य पक्षी गौरैया, हाउस स्पैरो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बिहार एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समृद्ध राज्य है। यह कृषि, उद्योग, शिक्षा और राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि बेरोजगारी, गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। यदि सरकार की योजनाएं सही तरीके से लागू की जाएं, तो बिहार तेजी से विकास कर सकता है। सीमा निर्धारण आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन और विधि आयोग, लॉ कमीशन। विस्तृत विवरण। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सीमा निर्धारण आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन और विधि आयोग, लॉ कमीशन का गठन किया जाता है। दोनों संस्थाएं संविधान और कानून से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। 1. सीमा निर्धारण आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। सीमा निर्धारण आयोग का गठन चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए किया जाता है। यह आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, डिलिमिटेशन करता है, ताकि जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। ए. सीमा निर्धारण आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। भारत में संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत सीमा निर्धारण आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार इसका गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका गठन भारत सरकार द्वारा अधिनियम के अनुसार समय समय पर किया जाता है। भारत में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 बार सीमा निर्धारण आयोग का गठन किया गया है। बी. सीमा निर्धारण आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। सीमा निर्धारण आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। 1. भारत के सेवानिवृत्त या कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष। 2. भारत के चुनाव आयोग का एक सदस्य। 3. संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त। सी. सीमा निर्धारण आयोग के कार्य और शक्तियां, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। 1. चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करता है। 2. आबादी के आधार पर पुनर्वितरण, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को संतुलित किया जाता है। 3. आरक्षण का निर्धारण, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। 4. निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, इसके द्वारा लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 5. संसदीय और विधानसभा सीटों की संख्या स्थिर करना, यह तय करता है कि किसी राज्य में कितनी सीटें होंगी। डी. सीमा निर्धारण आयोग की वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। 2002 में गठित आखिरी सीमा निर्धारण आयोग ने 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारत में 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर रोक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लिए 2020 में नया सीमा निर्धारण आयोग बनाया। ई. सीमा निर्धारण आयोग से संबंधित चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन।
एक, राजनीतिक विवाद, कुछ राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ने या घटने से असंतोष उत्पन्न होता है। 2, जनसंख्या असंतुलन, कुछ राज्यों में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण सीटों का असमान वितरण हो सकता है। 3, आरक्षण का विवाद, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण को लेकर मतभेद होते हैं। 2, विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। विधि आयोग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू लॉ कमीशन। विधि आयोग एक अधिस्थायी निकाय एड हॉक बॉडी है जो कानूनी सुधारों, लीगल रिफॉर्म से संबंधित सिफारिशें देता है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किया जाता है। यह सरकार को कानूनों की समीक्षा, संशोधन और नए कानूनों के निर्माण पर सलाह देता है। विधि आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ कमीशन। भारत में पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था। अब तक 22 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 22वां विधि आयोग 2020-2023 कार्यरत है। विधि आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लॉ कमीशन। 1, अध्यक्ष भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ। 2, सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के कानून विशेषज्ञ, अधिवक्ता, न्यायाधीश और शोधकर्ता। 3, सचिवालय प्रशासनिक कार्यों के लिए सचिव और सहायक सचिव। विधि आयोग के कार्य और शक्तियां, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लॉ कमीशन। 1, मौजूदा कानूनों की समीक्षा, पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करता है। 2, नए कानूनों का प्रस्ताव, सरकार को नए कानून बनाने के लिए सुझाव देता है। 3, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, अदालतों में लंबित मामलों को कम करने और न्याय प्रणाली को तेज करने की सलाह देता है। 4, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय पर रिपोर्ट, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुझाव देता है। 5, संविधान संशोधन की सिफारिशें, संविधान में आवश्यक संशोधनों के लिए सरकार को सलाह देता है। 6, सरकार को कानूनी सलाह देना, महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर सरकार को मार्गदर्शन देता है। विधि आयोग की प्रमुख सिफारिशें, मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन। 1, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड -UCC, पूरे भारत में समान कानून लागू करने की सिफारिश। 2, दंड संहिता संशोधन, भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में बदलाव। 3, चुनावी सुधार, दलबदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ और चुनावी वित्त पोषण पर सुधार। 4, महिला सुरक्षा कानून, दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों को सख्त करने की सिफारिश। 5, बेरोजगारी और श्रम सुधार, श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नए कानूनों की सिफारिश। विधि आयोग से संबंधित चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ लॉ कमीशन। 1, इसके सुझाव बाध्यकारी नहीं होते, सरकार को इसे लागू करने की बाध्यता नहीं होती। 2, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकार कई बार विधि आयोग की सिफारिशों को राजनीतिक कारणों से नजरअंदाज कर देती है। 3, धीमी प्रक्रिया, कुछ मामलों पर रिपोर्ट आने में कई साल लग जाते हैं। 3, निष्कर्ष, कंक्लूजन। सीमा निर्धारण आयोग। सीमा निर्धारण आयोग भारत में समान और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में राजनीतिक हस्तक्षेप और असंतुलन की समस्याएं बनी रहती हैं। विधि आयोग। विधि आयोग देश के कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक है। हालांकि इसकी सिफारिशों को अनिवार्य न किए जाने के कारण कई सुधार लागू नहीं हो पाते। यदि इन दोनों आयोगों को अधिक स्वायत्तता और शक्ति दी जाए तो भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकती है। जरूर, यह रहा आपका अनुरोधित विवरण। ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस एक विस्तृत विवरण। ई-गवर्नेंस का अर्थ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। भारत में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, आधार, ई-कोर्ट्स, ई-हॉस्पिटल, उमंग ऐप, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर आदि। ई-गवर्नेंस का अर्थ और परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस का मतलब सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी IT का उपयोग करके प्रशासनिक कार्यों का डिजिटलीकरण करना है। ई-गवर्नेंस के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई-गवर्नेंस। प्रशासन को पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाना। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक त्वरित और सुगम तरीके से पहुंचाना। भ्रष्टाचार को कम करना और कार्यक्षमता में सुधार करना। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। 2. ई-गवर्नेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस 4 प्रमुख रूपों में कार्य करता है। सरकार से नागरिक। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नागरिकों को सीधे सरकारी सेवाएं प्रदान करना। उदाहरण, आधार, डिजिटल राशन कार्ड, ऑनलाइन बिल भुगतान, पेंशन सेवाएं, ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन। सरकार से व्यापार।
G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित सेवाएं। उदाहरण जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन, ई टेंडरिंग, व्यापार पंजीकरण। C सरकार से सरकार, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकारी विभागों के बीच समन्वय और डेटा साझा करना। उदाहरण ई ऑफिस, राज्य पोर्टल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NIC। D सरकार से कर्मचारी, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्यों का डिजिटलीकरण। उदाहरण ऑनलाइन वेतन पर्ची, ई कोर्ट्स, ई ऑफिस। 3 भारत में ई गवर्नेंस की पहल, मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। ए डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू किया गया ये कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शुरू किया गया। इसके तहत ई गवर्नेंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया। बी आधार बायोमेट्रिक और डिजिटल पहचान प्रणाली जो सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को नागरिकों तक सीधे पहुंचाने में मदद करती है। सी उमंग ऐप, उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, एक सुपर ऐप जो 100 जोड़ सरकारी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पासपोर्ट सेवा, आधार सेवा, गैस सब्सिडी, पेंशन योजना, किसान योजनाएं आदि। डी कॉमन सर्विस सेंटर, CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाओं को पहुंचाने के लिए बनाए गए डिजिटल सेवा केंद्र हैं। ग्रामीण नागरिक बिजली बिल, बैंकिंग, आधार अपडेट, बीमा सेवाएं, पेंशन आवेदन आदि की सुविधा यहां प्राप्त कर सकते हैं। ई कोर्ट्स न्यायपालिका में डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया। ऑनलाइन याचिका दायर करना, फैसले देखना और वकीलों को डिजिटल सुविधाएं मिलना संभव हुआ। ई हॉस्पिटल मरीजों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने, मेडिकल रिपोर्ट देखने और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। जीएसटी नेटवर्क व्यापारियों और कंपनियों के लिए पूरी तरह ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स भुगतान प्रणाली। 4 ई गवर्नेंस के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, नागरिकों को सीधे ऑनलाइन सेवाएं मिलती हैं जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। बी समय और लागत की बचत, टाइम और कॉस्ट सेविंग, सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध होने से लाइन में लगने और सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सी नागरिकों की भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। डी सुशासन, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सरकार को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाता है। ई ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रूरल डेवलपमेंट, डिजिटल सेवाएं ग्रामीण भारत तक पहुंचने से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। 5 ई गवर्नेंस की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस। डिजिटल साक्षरता की कमी, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोग अभी भी डिजिटल सेवाओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। बी इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कई दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली की अनुपलब्धता के कारण ई गवर्नेंस सेवाएं बाधित होती हैं। सी साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, नागरिकों का निजी डेटा सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि साइबर हमलों और डेटा चोरी का खतरा बढ़ रहा है। डी भाषाई बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर, अधिकांश सरकारी वेबसाइटें और पोर्टल अंग्रेजी में होते हैं जिससे गैर अंग्रेजी भाषी नागरिकों के लिए उपयोग करना कठिन हो जाता है। ई भ्रष्टाचार और लालफीताशाही, करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, कुछ सरकारी अधिकारी डिजिटल प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते और भ्रष्टाचार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। 6 निष्कर्ष, कंक्लूजन, ई गवर्नेंस सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करता है, सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। डिजिटल इंडिया, आधार, उमंग, ई कोर्ट्स, CSC जैसी पहलों ने भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। हालांकि डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों को दूर करना अभी भी आवश्यक है। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो ई गवर्नेंस भारत में सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो अपने क्षेत्र के विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालती है। भारत में स्थानीय स्वशासन को 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन के 2 प्रमुख भाग होते हैं। 1 ग्राम पंचायत, पंचायती राज सिस्टम, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 2 नगरपालिका, म्युनिसिपैलिटीज, शहरी क्षेत्रों के लिए। 1 पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू की गई थी। इसका उद्देश्य गांवों के प्रशासन को लोकतांत्रिक रूप से विकेंद्रीकृत करना था। 1
पंचायती राज व्यवस्था की संरचना 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। ए, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, स्थानीय स्तर। ग्राम पंचायत गांव की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। ग्राम प्रधान, सरपंच पंचायत का प्रमुख होता है। प्रत्येक गांव के लोग ग्राम सभा में शामिल होते हैं और पंचायत को नियंत्रित करते हैं। बी, पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल, मध्य स्तर। ये तहसील या ब्लॉक स्तर पर होती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जाती है। पंचायत समिति का प्रमुख कहलाता है। सी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, शीर्ष स्तर। यह जिले की सर्वोच्च पंचायती संस्था होती है। जिला परिषद जिले के सभी पंचायतों और पंचायत समितियों का समन्वय करती है। इसका प्रमुख अध्यक्ष, चेयरपर्सन होता है। 2, पंचायती राज प्रणाली के मुख्य प्रावधान। 1, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 2, ग्राम सभा गांव के सभी पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। 3, निर्वाचन, इलेक्शंस। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया। 4, आरक्षण, रिजर्वेशन। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं। 5, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। पंचायतों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग बनाया गया। 6, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 7, 11वीं अनुसूची। इसमें 29 विषयों की सूची जोड़ी गई जिन पर पंचायतों को अधिकार दिए गए। 2, बिहार में पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम इन बिहार। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 2001 को पंचायती राज प्रणाली लागू की। बिहार सरकार ने 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम, बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 लागू किया, जिससे स्थानीय शासन को और अधिक सशक्त बनाया गया। 1, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। इस अधिनियम के तहत बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार दिए गए। ए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना। बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरों में विभाजित है। 1, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। ग्राम प्रधान, मुखिया के नेतृत्व में कार्य करती है। 2, पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल, प्रमुख द्वारा संचालित की जाती है। 3, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जिला परिषद का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। 2, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधान। ए, आरक्षण, रिजर्वेशन। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू किया गया। बी, ग्राम कचहरी, विलेज कोर्ट। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कचहरी, विलेज कोर्ट की स्थापना की गई। ग्राम कचहरी स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे विवादों का निपटारा करती है। सी, वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल पावर्स। ग्राम पंचायतों को स्थानीय कर वसूलने का अधिकार दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। डी, ग्राम विकास योजनाएं, विलेज डेवलपमेंट स्कीम्स। पंचायतों को मनरेगा, MG, NREGA, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। ई, सीधी जनता भागीदारी, डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। बिहार में पंचायती राज प्रणाली को ग्राम सभा की सीधी निगरानी में रखा गया ताकि जनता की भागीदारी बढ़े। पंचायत स्तर पर जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग का प्रावधान किया गया। 3, बिहार में पंचायती राज प्रणाली की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ पंचायती राज इन बिहार। महिलाओं की भागीदारी। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से उनकी भागीदारी बढ़ी है। स्थानीय विकास को गति, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में पंचायतों ने योगदान दिया है। ग्राम कचहरी की सफलता। छोटे मोटे विवादों के निपटारे में ग्राम कचहरी ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। सशक्त ग्राम सभा के माध्यम से लोगों की राय को प्रशासन में शामिल किया जा रहा है। 4, बिहार में पंचायती राज की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ पंचायती राज इन बिहार। 1, भ्रष्टाचार, करप्शन। पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं। 2, वित्तीय कमी, लैक ऑफ फंड्स। पंचायतों के पास वित्तीय संसाधन सीमित हैं। 3, राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार राज्य सरकार पंचायतों के कामकाज में हस्तक्षेप करती है। 4, प्रशिक्षण की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रभावी प्रशासन चलाने के लिए प्रशिक्षण की कमी है। 5, स्वायत्तता की समस्या, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। पंचायती राज संस्थाओं को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। 5, निष्कर्ष, कंक्लूजन। पंचायती राज प्रणाली भारत के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ने स्थानीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की, जिससे महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त किया जा सका।
हालांकि भ्रष्टाचार, वित्तीय कमी और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण अभी भी पंचायती राज प्रणाली को और सुधारने की आवश्यकता है। यदि पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए और पारदर्शिता बढ़ाई जाए तो स्थानीय शासन अधिक प्रभावी और सफल बन सकता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत और शहरी प्रशासन। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को सशक्त बनाया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्राम पंचायतों और शहरी प्रशासन को संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत किया जा सके। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज सिस्टम। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को मजबूती दी गई और इसे संविधान में भाग IX पार्ट IX में शामिल किया गया। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाना, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। 2. पंचायती राज व्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तरों 3 टियर सिस्टम में विभाजित किया गया। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, ये सबसे निचला स्तर है जो गांव में प्रशासन करता है। ग्राम प्रधान सरपंच इसका प्रमुख होता है। पंचायती क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे चुनाव किए जाते हैं। पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक लेवल, इसे तालुका ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ये विकास परियोजनाओं और प्रशासन को संभालती है। जिला परिषद जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, यह सबसे ऊंचा स्तर है और जिले में पंचायतों की निगरानी करती है। जिला परिषद के सदस्य राज्य सरकार से समन्वय रखते हैं। 3. मुख्य प्रावधान की प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट। 1. अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। 2. पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 3. प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। 4. पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया। 5. आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। 6. राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में पंचायतों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाया गया। 7. राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत चुनाव कराने के लिए गठन किया गया। 8. 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची जोड़ी गई जिन पर पंचायतों को अधिकार दिए गए। 2. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अर्बन लोकल बॉडीज। 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे भाग IX पार्ट IX में जोड़ा गया। 1. उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, शहरी क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करना, नगर पालिकाओं को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय सशक्तता देना, जनता को शहरी विकास में भागीदार बनाना। 2. नगर पालिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। शहरी प्रशासन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया। नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहरों के लिए गठित किया जाता है। इसका नेतृत्व महापौर मेयर करता है। ये सफाई, जलापूर्ति, सड़कों, परिवहन आदि की जिम्मेदारी निभाता है। नगर पालिका म्यूनिसिपल काउंसिल, मध्यम आकार के शहरों के लिए बनाई जाती है। इसका नेतृत्व अध्यक्ष चेयरपर्सन करता है। नगर पंचायत छोटे शहरों और गांवों को जोड़ने वाले क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है। इसका नेतृत्व अध्यक्ष चेयरपर्सन करता है। 3. मुख्य प्रावधान की प्रोविजंस ऑफ 74th अमेंडमेंट। 1. अनुच्छेद 243P से 243ZG तक शहरी प्रशासन से जुड़े प्रावधान जोड़े गए। 2. प्रत्यक्ष चुनाव के तहत नगर निकायों के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। 3. नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया। 4. आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं 33% के लिए सीटें आरक्षित की गईं। 5. राज्य वित्त आयोग शहरी निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाया गया। 6. राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकायों के चुनाव कराने के लिए गठन किया गया। 7. 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए जिन पर नगर निकायों को अधिकार दिए गए। 3. ग्राम पंचायत 1. ग्राम पंचायत के कार्य, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख, पेयजल, सड़क, सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन, कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। 2. ग्राम पंचायत के वित्तीय स्रोत, फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ ग्राम पंचायत, संपत्ति कर, जल कर, व्यवसाय कर, केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान, पंचायत क्षेत्र में विकास परियोजनाओं से आय। 4. शहरी प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। 1. शहरी प्रशासन के कार्य
फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, नगर क्षेत्र की सफाई, जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन, सड़क, परिवहन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल और पुस्तकालयों की देखरेख, शहरी नियोजन और भवन निर्माण की अनुमति। 2. शहरी निकायों के वित्तीय स्रोत, फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर, वाहन पंजीकरण शुल्क, टोल टैक्स, केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान। 5. 73वें और 74वें संशोधन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्रामीण और शहरी निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई। महिलाओं और वंचित वर्गों की राजनीति में भागीदारी बढ़ी। विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय सरकारों को अधिक सशक्त किया गया। 6. 73वें और 74वें संशोधन से संबंधित चुनौतियां, चैलेंजेस। पंचायतों और नगर निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। कई स्थानों पर स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार देखा जाता है। राज्य सरकारों का अत्यधिक हस्तक्षेप स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता को प्रभावित करता है। कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव नियमित रूप से नहीं कराए जाते। 7. निष्कर्ष, कंक्लूजन। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को मजबूती दी और जनता को शासन में भागीदार बनाया। हालांकि अभी भी कई सुधारों की आवश्यकता है ताकि पंचायतों और नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता मिल सके। यदि स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी जाएं, तो भारत में ग्राम और शहरी विकास को नई दिशा मिल सकती है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया, नए रुझान और एक राष्ट्र एक चुनाव की समीक्षा। 1. भारतीय चुनाव प्रक्रिया, इंडियन इलेक्शन प्रोसेस। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाता है। 1. चुनाव की प्रक्रिया, स्टेजेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। ए. निर्वाचन क्षेत्र, कंस्टिट्यूएंसीज का निर्धारण। पूरे देश को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करता है। बी. मतदाता सूची का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करता है। प्रत्येक नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, मतदान करने का अधिकार रखता है। सी. नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार चुनाव आयोग के पास अपना नामांकन दाखिल करते हैं। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। डी. प्रचार अभियान, इलेक्शन कैंपेनिंग। राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनता से वोट मांगने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। आचार संहिता लागू की जाती है ताकि कोई भी गलत प्रचार न हो। ई. मतदान, वोटिंग प्रोसेस। निर्धारित तिथि पर मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराई जाती है। भारत में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग किया जाता है। F. मतगणना और परिणाम घोषणा, काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन। चुनाव आयोग वोटों की गिनती कराकर विजेता की घोषणा करता है। 2. भारतीय चुनाव प्रणाली में नए रुझान, न्यू ट्रेंड्स इन इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। चुनाव प्रणाली में समय समय पर बदलाव और सुधार किए गए हैं ताकि इसे पारदर्शी, आधुनिक और निष्पक्ष बनाया जा सके। 1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM और VVPAT। EVM का उपयोग 2004 से अनिवार्य कर दिया गया। VVPAT का उपयोग 2019 के आम चुनावों में किया गया, जिससे मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं। 2. ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं जिससे नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। 3. सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग चुनाव प्रचार में बढ़ा है। डिजिटल मीडिया पर प्रचार के लिए भी चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं। 4. मतदाता जागरूकता अभियान, वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स। SVEEP- सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 5. प्रवासी मतदाता, NRIs वोटिंग राइट्स। प्रवासी भारतीयों NRI को मतदान का अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। अब तक उन्हें वोट डालने के लिए भारत आना पड़ता है। 6. चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की, हालांकि इस पर कई विवाद भी रहे हैं। 7. पर्यावरण अनुकूल चुनाव, इको फ्रेंडली इलेक्शंस। कागज और प्लास्टिक के पोस्टरों की जगह डिजिटल प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3. एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की समीक्षा। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। 1952, 1957,
1962 और 1967 में भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन 1967 के बाद सरकारें अस्थिर होने लगीं और 1971 में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। 2. एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। बार बार चुनाव से बचाव। बार बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी और संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से ये समस्या हल हो सकती है। खर्च में कमी, रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। हर चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, एक साथ चुनाव से इस खर्च में कमी आएगी। विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी। बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। यदि एक साथ चुनाव होंगे तो सरकार बिना रुकावट के काम कर सकेगी। प्रशासनिक और सुरक्षा बलों का कुशल उपयोग। बार बार चुनाव होने से सुरक्षा बलों और प्रशासन पर दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव से इन संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकेगा। 3. एक राष्ट्र एक चुनाव के नुकसान, चैलेंजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। संविधान में संशोधन की आवश्यकता। संविधान में कई अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सहमति देनी होगी। राज्यों की स्वायत्तता पर असर। राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग होता है। यदि किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हो जाए तो यह राज्यों के अधिकारों पर प्रभाव डाल सकता है। राजनीतिक दलों की सहमति की कमी। कई क्षेत्रीय दल इस विचार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे अलग अलग चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। व्यावहारिकता की समस्या। क्या होगा यदि किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाए? क्या उस राज्य को बिना सरकार के इंतजार करना होगा या फिर से चुनाव होंगे? 4. निष्कर्ष। भारतीय चुनाव प्रणाली में समय समय पर सुधार होते रहे हैं। नई तकनीकों और डिजिटल प्रचार ने चुनावों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार खर्च और प्रशासनिक संसाधनों को बचाने के लिए अच्छा है, लेकिन इसे लागू करने में कई संवैधानिक और व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। इस विषय पर एक व्यापक चर्चा और सभी पक्षों की सहमति आवश्यक है। जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं होता, तब तक इसे लागू करना मुश्किल रहेगा। जरूर, यहाँ दलबदल विरोधी कानून और इसके प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई है। दलबदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ और इसके प्रावधान। परिचय। दलबदल विरोधी कानून भारतीय राजनीति में अनुशासन और स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह कानून संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में शामिल है और 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्टी छोड़ने या लालच में आकर दलबदल करने से रोकना है। 1. दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, सरकारों को गिरने से रोकने और राजनीतिक अस्थिरता को कम करने के लिए। लोकतंत्र की रक्षा, निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्टी की विचारधारा के अनुरूप बनाए रखने के लिए। सौदेबाजी की राजनीति को रोकना, व्यक्तिगत लाभ या मंत्री पद के लिए दल बदलने से रोकने के लिए। 2. दलबदल विरोधी कानून के प्रमुख प्रावधान। 1. अयोग्यता के आधार। कोई भी निर्वाचित सदस्य निम्नलिखित स्थितियों में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ दे। यदि कोई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई सदस्य पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करे। यदि कोई विधायक या सांसद पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर मतदान करता है या मतदान से बचता है तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है। पार्टी व्हिप का मतलब वो आदेश होता है जिसके अनुसार सदस्यों को सदन में मतदान करना होता है। यदि कोई निर्दलीय विधायक सांसद किसी पार्टी में शामिल हो जाए। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाए। यदि किसी सदन में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और 6 महीने के भीतर इस्तीफा नहीं देता तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 3. दल बदल विरोधी कानून के अपवाद, एक्सेप्शंस। कुछ परिस्थितियों में दल बदल करने पर सदस्य को अयोग्य नहीं माना जाता। 1. पार्टी के विलय, मर्जर की स्थिति में। यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसका अर्थ है कि यदि बड़ी संख्या में सदस्य दल बदलते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। 2. लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन की स्वतंत्रता। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, चेयरमैन पर यह कानून लागू नहीं होता यदि वे अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य दल में शामिल होते हैं। 4. दल बदल के मामलों में निर्णय कौन करता है? दल बदल के मामलों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर या राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन लेते हैं।
यदि यह मामला विधानसभा से जुड़ा है तो संबंधित विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर इस पर निर्णय लेता है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है, लेकिन इसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 5. दल बदल विरोधी कानून की कमियां, चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म। हालांकि ये कानून राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण खामियां भी हैं। 1. अध्यक्ष स्पीकर की पक्षपातपूर्ण भूमिका। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिससे वे किसी भी दल के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं। कई बार सत्ताधारी दल पर अध्यक्ष के प्रभाव की वजह से निष्पक्ष निर्णय नहीं होते। 2. लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन। यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने से रोकता है। कभी कभी पार्टी विप के कारण सदस्य अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख पाते। 3. 2/3 विलय प्रावधान का दुरुपयोग। 2/3 सदस्यों के विलय का नियम कई बार बड़ी पार्टियों द्वारा छोटे दलों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बना रहता है। 4. कानूनी प्रक्रिया में देरी। स्पीकर या चेयरमैन द्वारा मामले का निर्णय लेने में कई बार लंबा समय लग जाता है, जिससे दल बदल करने वाले सदस्य बच जाते हैं। कई मामलों में सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति तक सदन में बने रहते हैं। 6. दल बदल विरोधी कानून में सुधार के सुझाव। अध्यक्ष की भूमिका को न्यायपालिका को सौंपना। निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष के बजाय स्वतंत्र न्यायिक समिति को दिया जाना चाहिए। निर्णय लेने की समय सीमा तय करना। दल बदल से जुड़े मामलों का 3 महीने के भीतर निपटारा अनिवार्य किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वोटिंग की अनुमति। संसद और विधानसभा के सदस्यों को पार्टी के खिलाफ जाकर महत्वपूर्ण विधेयकों पर मतदान की छूट दी जानी चाहिए। सख्त दंड का प्रावधान। जो सदस्य दल बदल करता है उसे कम से कम 5 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। 7. दल बदल विरोधी कानून और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। 1. केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया जा सकता। 2. होलोहोन केस 1992। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल से जुड़े मामलों में स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू संभव है। 3. किहोतो होलोहोन बनाम जचिलो 1993। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पीकर के निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। 8. निष्कर्ष। दल बदल विरोधी कानून भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके दुरुपयोग की भी संभावना रहती है। यह कानून राजनीति में अनुशासन लाने में काफी हद तक सफल रहा है, लेकिन इसमें अभी भी कई सुधारों की जरूरत है ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यदि न्यायपालिका की निगरानी बढ़ाई जाए और निष्पक्ष निर्णय लिए जाएं, तो यह कानून भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बना सकता है। भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो चुनावों के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करता है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। 1. चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियां। चुनाव आयोग की निम्नलिखित महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य हैं। 1. चुनावों का संचालन एवं नियंत्रण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का आयोजन। चुनावों की समय सारणी तय करना। 2. चुनावी प्रक्रिया की निगरानी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना। 3. राजनीतिक दलों की मान्यता और निगरानी। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव चिन्ह आवंटित करना। अवैध गतिविधियों में लिप्त दलों पर कार्रवाई करना। 4. आचार संहिता और चुनावी नैतिकता लागू करना। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना। चुनावी गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर नजर रखना। 5. चुनावी विवादों का निपटारा। मतदाता सूची और उम्मीदवारों से जुड़े विवादों का समाधान करना। चुनाव परिणामों पर कानूनी निर्णय लेना। 6. चुनाव सुधार लागू करना। सरकार को चुनाव सुधारों पर सुझाव देना। नवीनतम तकनीकों को अपनाना, जैसे EVM और VVPAT का उपयोग। 2. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 1. संवैधानिक दर्जा। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र निकाय का दर्जा प्राप्त है। इसे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है। 2. आयुक्तों की नियुक्ति और निष्कासन प्रक्रिया। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्राप्त है और उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। 3. वित्तीय स्वतंत्रता। चुनाव आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। 4. कार्यपालिका से स्वतंत्रता।
सरकार के किसी भी दबाव से मुक्त रहकर कार्य करने की शक्ति। कोई भी सरकारी विभाग चुनाव आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 3. मॉडल आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक समूह है जिसका पालन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को करना होता है। मुख्य प्रावधान: 1. सरकार की तटस्थता, चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकार किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती। 2. धार्मिक या जातीय भावनाओं का दुरुपयोग वर्जित, उम्मीदवार किसी भी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। 3. घूस और दबाव पर प्रतिबंध, किसी भी प्रकार की रिश्वत, डराने धमकाने और जबरन समर्थन लेने की मनाही है। 4. सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं, किसी भी पार्टी को सरकारी भवनों, वाहनों और कर्मियों का उपयोग चुनाव प्रचार में करने की अनुमति नहीं है। 5. शांतिपूर्ण और अनुशासित अभियान, राजनीतिक दलों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। 4. चुनाव सुधार और संबंधित प्रावधान, चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर सुधार किए जाते हैं। 1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी का उपयोग। कागज आधारित मतदान की जगह ईवीएम का उपयोग। मतदाता को उनकी वोटिंग की पुष्टि देने के लिए वीवीपीएटी मशीनों का प्रयोग। 2. अपराधियों पर रोक। राजनीति में अपराधियों की भागीदारी को कम करने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय होने पर उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते। 3. चुनावी खर्च पर नियंत्रण। उम्मीदवारों और दलों के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। काले धन के उपयोग को रोकने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। 4. नोटा, नन ऑफ द अबव विकल्प। यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता तो उसे नोटा का विकल्प दिया गया है। 5. ऑनलाइन नामांकन और डिजिटल चुनाव प्रचार। चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई है। सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए भी नियम बनाए गए हैं। 6. दल बदल विरोधी कानून। यदि कोई चुना गया प्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। निष्कर्ष: चुनाव आयोग भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है। इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं। चुनाव सुधारों के माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।